हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की दिवाली के लिए क्लीनिंग? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना मत थका लेना कि दिवाली को फिर इंजॉय ही ना कर पाओ। अभी लगभग 15 दिन है दिवाली के लिए और 15 दिन में तो आप बहुत कुछ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही दिन लेके मत बैठना। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करते जाना। एक दिन एक रूम कर लो या एक कॉर्नर कर लो। किचन तो भूल के भी एक दिन में सारी उठा के मत बैठ जाना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा थक जाओगे। बाकी रूम्स वगैरह तो आप फिर भी एक बार को सोच लो कि चलो एक दिन में कर लो, पंखे क्लीन कर लो, आप विंडो क्लीन कर लो, बेडिंग चेंज कर लो, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन किचन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो यस, यही एक छोटी सी एडवाइस है और आप लोगों के लिए कंसर्न भी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मत थका लेना। डेली जो है वो एक छोटा छोटा टास्क, छोटा छोटा जो है वो कॉर्नर लेके और क्लीन करते जाना, ताकि दिवाली तक घर का हर कोना साफ भी हो जाए और आपके अंदर एनर्जी भी रहे त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करने की। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने पूरा ही गार्डन अच्छे से क्लीन किया था। गार्डन रूम को मैंने क्लीन किया था, लेकिन कुछ काम उसमें बाकी रह गया था और फर्निशिंग मुझे चेंज करनी थी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं वही शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। इस रूम की कैसी हालत थी और मैंने इसको कैसा बनाया ये बस मैं ही जानती हूँ। चीज़ों को सिर्फ उनकी जगह पे वापस रखना था, दैट्स इट। और ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर हम उसी टाइम पे उसको कर दें। लेकिन जब हम एक बार भी उस चीज़ को उसकी जगह पे नहीं रखते हैं तो फिर वहाँ पे और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इकट्ठे होने लगती हैं और बस इसी तरीके से हमारा घर जो है वो मैसी होने लगता है। तो आपके घर में भी हर चीज़ का एक घर होना चाहिए, ताकि जब भी आप वहाँ से वो चीज़ निकालें उसको वापस यूज़ करने के बाद वहीं पे रख दें। तो आपका घर जो है वो क्लटर फ्री भी रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है और विजुअल जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है ना, वो आपको बहुत पीस देता है, आपको खुश करता है। तो इस वाले रूम में मेरा आना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि विकास यहाँ पे अपना जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। उनके एक दो एपरेटस यहाँ पे रखे हुए हैं, सैम्पल टेस्टिंग वगैरह होती है। स्टोर रूम यहाँ पे है जिसमें DIY बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो वही इस कमरे में आते हैं। बट अब से मैं रेगुलर इस रूम में आया करूँगी और अगर कुछ भी चीज़ मुझे इधर उधर दिखाई देगी तो उसको फिर मैं अपनी जगह पे रख दिया करूँगी, तो एटलीस्ट मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खैर, जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने अच्छे से समेट दी थी। रूम मैंने वैक्यूम कर दिया था, लेकिन जो फर्नीचर वगैरह था वो मैंने वाइप डाउन नहीं किया था। तो अभी मैंने और विकास ने मिलके सारा ही जो फर्नीचर है, जो भी यूनिट्स यहाँ पे हैं, वो सब अच्छे से क्लीन कर दी हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कर्टेन भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे ना पर्पल कर्टेन्स लगे हुए थे जो हमने जब लिविंग रूम मेकओवर किया था तो वो वहाँ पे लगा दिए थे। और यहाँ पे ऐसे ही मैंने विकास को दिए थे कि ये कर्टेन दूसरे वाले जो हैं ये लगा दो वहाँ पे। तो वो छोटे थे यहाँ पे और इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो कर्टेन पूरे नहीं पड़े, बस लगा के छोड़ दिया। उस दिन जब मैं ये रूम क्लीन करने आई, देन आई सॉ लाइक अरे ये कर्टेन तो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे हैं। तो खैर, मुझे अभी चेंज करने ही थे। तो यहाँ पे ये ग्रे और येलो वाले कर्टेन्स जो बहुत पहले हमारे लिविंग रूम में रहते थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया ख़रीदा है, जो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें थी उन्हीं से ही मैंने इस रूम को अरेंज किया है और उसी से ही ये रूम बहुत ही ज़्यादा प्यारा निखर के आया है। बाकी जब आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि रूम कैसा लगा।
ये जो सामने वाली वॉल है जिसके ऊपर ये कर्टेन्स लगाए हैं, ये ना बहुत एम्प्टी लगती थी और सामने ही स्टोर रूम का ये दरवाज़ा था, तो मुझे वो देखने में अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये कर्टेन रॉड लगवा के और यहाँ पे ये कर्टेन्स हैंग किए थे जब पहली बार मैंने इस रूम का मेकओवर किया था। और मैंने सोचा था कि इस रूम को एज अ स्टूडियो में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी था, अभी भी है, बट वहाँ मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, जिसमें मैं मेकअप वीडियोज़ भी डालती थी, DIY होम रेमेडीज़ ये सब शेयर करती थी। तो उस टाइम पे सोचा था कि इस रूम में मैं वो उस तरह की वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। छोटे बच्चे के साथ आप बहुत बिजी हो जाते हो। तो ये वाली वॉल वो कवर करके एक बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे सेट किया था। सेंटर टेबल जो है वो भी एक बार अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा वहाँ पे डेकोरेशन मैंने कर दी है। और इसके बाद ये वाली जो वॉल है यहाँ पे मैं एक वॉल क्लॉक लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा नेल लगा दिया है। और यहाँ की दीवारों में बहुत आसानी से कीले जो है ना वो ठुक जाती हैं और मुझे कभी किसी लेवलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कील ठोकने में इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ यहाँ आके कि अंदाजे से ही कर देती हूँ। और आई थिंक वो है भी मेरे अंदर थोड़ी सी OCD की। कोई चीज़ अगर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर है ना तो भी मुझे पता लग जाता है कि ये सीधी नहीं है, ये तिरछी हो रही है। किचन में अगर तौलिया थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो मैं पहले उसको ठीक करूँगी, फिर मैं आगे का काम करने के लिए जाऊँगी। तो वो रहता है मुझे थोड़ा सा। तो इसीलिए जब भी मैं कोई नेल इस तरह से लगाती हूँ दीवार में तो लकीली वो बिल्कुल सही रहता है और चीज़ें जो हैं वो सटीक एक ही लेवल में आती हैं। तो उधर मैंने क्लॉक लगा दी है, उसके नीचे मैंने पेंटिंग लगाई है। वो एक्चुअली पेंटिंग मेरी बनाई हुई ही है और मैं उसको बिल्कुल भी कहीं और फेंकना नहीं चाहती थी, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो वहाँ पे वो अच्छी लग रही है और इस मोमेंट पे ही ये रूम जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। कर्टेन्स चेंज हो गए हैं। येलो कलर जहाँ पे भी ऐड हो जाता है ना वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? येलो कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कुशन्स भी मैंने येलो शेड में ही लगाए हैं। और ये है कॉर्नर यूनिट। पुराने वाले घर में आपको याद होगा लिविंग रूम में ये रहा करती थी। सेम वही चीज़ें जो हैं वो इस रूम में भी मैंने इसमें रखी हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। वही फ़ोटो फ्रेम्स है, यहाँ पे नीचे फैमिली वाला है। अच्छा, ये है हमारा खजाना जो इस रूम में रहता है। 1 पेंस 2 पेंस जो कॉपर के सिक्के होते हैं ना, तो ये हमने इसमें इकट्ठे किए हुए हैं। कई बार सोचा कि कॉइन मशीन में जाके इनको डाल दें, बट फिर वही लगा कि ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही जार में फिल करके रखा हुआ है। ये वही टीवी यूनिट है पुराने घर वाली, बट इसमें टीवी के प्लेस पे विकास के कुछ एपरेटस रखे हुए हैं। बराबर में ये प्लांटर रख दिया है और इसके ऊपर मैंने ये लैंप लगाया है। ये है आइकिया का लैंप जो पहले लिविंग रूम में रहा करता था। इसी घर में आके हमने लिया था, लेकिन इसका बेस टूट गया था। ईवी ने पकड़ के पूरा झुला ही दिया था, तो यहाँ पे मैंने ये टिका के रखा हुआ है। तो फाइनली जो रूम है वो सारा अच्छे से सेटअप हो गया है। सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। जो जो मुझे डेकोरेशन करनी थी वो सब मैंने कर दी है। और इतना कोजी ये रूम लग रहा था ना, मन कर रहा था कि बस यहीं रहो। बस इस रूम में अभी एक कमी है कि इसमें जो है वो प्रॉपर हीटिंग नहीं है, तो या तो हम रेडिएटर लगवाएंगे। वैसे एक छोटा हीटर है, जब विकास यहाँ पे काम करते हैं ठंड होती है तो वो उसको ऑन कर लेते हैं, बट हाँ प्रॉपर जैसे एक सेंट्रल हीटिंग होती है वो इस रूम में नहीं है, तो उसका जुगाड़ हम ज़रूर करेंगे। और किसी ने मुझसे कहा भी था कि आप गार्डन रूम को गेस्ट रूम बना दीजिए, तो घर से बहुत ही अलग है ये। बेचारे गेस्ट को घर से बाहर ऐसे कैसे हम रहने दें। आगे कभी बजट बना, हमने एक्सटेंशन कराई, तो यस इस रूम तक ही हम एक्सटेंशन कराएंगे, तो ये रूम एक साथ घर के अंदर ही आ जाएगा। उस पॉइंट पे शायद हम इसको जो है वो गेस्ट रूम बनाएं, बट फिलहाल ये एक छोटा सा हमारा एक और सिटिंग स्पेस है। वेदर अच्छा हो तो यहाँ आके बैठ जाओ, अगर विकास ने दोबारा से इस रूम की ऐसी तैसी ना की तो कैसा लग रहा है आपको ये वाला रूम? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी मैं कुछ इस तरह का करती हूँ ना तो वो खुशी अलग ही आती है, और शायद वो आपको मेरे वॉइस ओवर में भी पता लगती होगी। और बहुत खुश हो जाती हूँ मैं ये छोटी छोटे मोमेंट एंजॉय करके। और यही लाइफ है, अदरवाइज़ चारों तरफ दुख परेशानी तो घिरी ही रहती है, बट अगर ये छोटे छोटे मोमेंट्स हम इंजॉय करते हैं ना तो लाइफ जीने लायक बनी रहती है।
चलिए, गार्डन रूम तो हमारा रेडी हो गया दिवाली के लिए। घर पे जब कोई आएगा तो यहाँ बैठ के भी हम चाय पी सकते हैं। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के आप घर का एक एक कोना क्लीन कर सकते हैं। जैसे ये पूरा एरिया क्लीन करने में मुझे 3 दिन लग गए। अगर आपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें एक दिन मैंने पूरा ये बाहर का जो गार्डन था, इसमें जो भी डेड प्लांट्स थे वो सब निकाले थे। बाहर जो बॉक्सेस पड़े हुए थे वो सारे रिसाइकलिंग में मैं लेके गई थी। उससे अगले दिन मैंने गार्डन रूम जो है ये पूरा टाइडी किया था। जो भी चीज़ जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पे रखी। और अब ये उससे अगला दिन था। ये एक्चुअली नवरात्रि सप्तमी के दिन का व्लॉग है, बट मैंने अष्टमी का पहले डाल दिया था क्योंकि जो मेन त्यौहार वाले व्लॉग होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइमली ही अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुराना ना लगे। तो ये बस एक क्लीनिंग से रिलेटेड ही था, तो सोचा कि चलो बाद में इसको मैं डाल दूँगी। तो यस, तीसरे दिन में मैंने फिर ये रूम की जो है वो अच्छे से डेकोरेशन करी और ये बाहर झाड़ू लगाई क्योंकि ये उस दिन लगानी रह गई थी, बारिश हो गई थी और गीले में जो है फिर वो झाड़ू लगती नहीं है। और जब मैं इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो डालती हूँ ना, तो बस यही मन करता है कि रियल में भी अगर इतने ही फास्ट हम सारे काम करें तो कितना अच्छा हो जाए ना, कितना टाइम हम सेव कर पाए। कुछ ऐसा ही ऑटो मोड आ जाए कि फटाफट फटाफट हम इस तरह से करें। पर खैर, हम इंसान है, रोबोट नहीं है। एक अपनी ही स्पीड होती है, उसी स्पीड पे हम काम कर सकते हैं। तो टर्फ जो है उसके ऊपर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। हालांकि टर्फ थोड़ी सी गीली थी और गीली टर्फ के ऊपर झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी लीव्स थी वो तो खैर सारी मैंने इकट्ठी कर ही दी हैं। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला जो पोर्शन है इस पे भी सारे में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और इधर की तरफ कितने सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे, आपको ध्यान होगा, उस ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो वो सब निकलने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कितनी जगह निकली है, कितना बड़ा सा स्पेस हो गया है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि विकास की बाइक कहाँ है, तो बाइक यहीं पर है जहाँ पे ये 2 साल पहले थी। और यहाँ पे बाइक के लिए ना अलग से लाइसेंस लेना होता है। जो आपका कार का लाइसेंस होता है वो इसमें नहीं चलता है और वो सिर्फ 1 दिन का काम है। बट मेरे पतिदेव को जो है वो 1 ही दिन का टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो ले उस लाइसेंस को। और बस ये है कि इसको 1 महीने में स्टार्ट करके यहीं पे पीछे गार्डन में जो है वो चला के थोड़ा सा देख लेते कि हाँ बाइक सही काम कर रही है। और मैं उनको कह भी रही थी कि मैंने इतने प्यार से ये बाइक ली है और बस ये खड़ी ही है। तो खैर देखो कब उनको वो टाइम मिलता है। प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं कि किस तरीके से आपको कब क्या काम करना है। तो बस उसका नंबर आ ही नहीं पा रहा है। तो जो गार्डन रूम से कर्टेन निकले थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं और धूप जो है वो अच्छी सी खिली है। तो सोचा कि चलो गार्डन का एक छोटा सा टूर आपको दे देती हूँ। क्लीन होने के बाद ये कितना प्रिटी लग रहा है। अच्छा, ये मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है ये बिल्कुल डेड हो गया है। बहुत कोशिश करी इसको बचाने की, बट ये सरवाइव कर ही नहीं पाया। बहुत सारी होम रेमेडीज़ बनवाई हैं इसने, बहुत अच्छा मेरा ऑयल भी बनवाया है, बट अब ये नहीं रहा। और अंदर ही था, ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ कुछ भी हुआ, बस सडनली ही ये डेड हो गया। पता नहीं क्या रीज़न रहा, तो दूसरा प्लांट मुझे लाना पड़ेगा। अच्छा, अद्वी की बाइक की जो रूम में थी ये मैंने ये बाहर रख दी है। और जो विकास की बाइक है ये वाला कवर काफ़ी बड़ा है, तो ये वाली बाइक अद्वी की इसके अंदर ही आ जाएगी। तो ये मैंने बाहर रख दिया, गार्डन रूम से इसको मैंने निकाल दिया है। तो ओवरऑल हमारा जो गार्डन है वो कुछ ऐसा लग रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट इट। और अब जो है वो शाम को आ जाते हैं। छोटी सी 1-2 रेसिपी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तो कुछ एक्चुअली इसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बट फिर भी आपके साथ सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो मैं कर रही थी वही मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी। ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में जो है वो एक बड़ी सी रेसिपी मैं शेयर करूँ, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे इतना कुछ ना तो बनता है, ना ही हम डेली कुछ स्पेशल खाते हैं। वही दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले हम लोग हैं। तो वही सिंपल सी चीज़ें बनती हैं। ओकेजनली कभी कभार जो है वो स्पेशल बन जाता है। तो ये है सांदा।
अब सांदा क्या होता है, वैसे जो वेस्ट यूपी के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। कुछ लोग इसको पंजरी भी बोलते हैं। तो जब हम इंडिया से आए थे ना, तब मम्मी ने ये ढेर सारा बना के दिया था और तब से ये फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि पहले लड्डू फिनिश हुए, फिर गर्मियाँ सी आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर गोंद कड़ी होती है, अजवाइन होती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, तो गर्मियों में वो थोड़ा सा कई बार गर्म कर देते हैं, तो इसीलिए फिर ये यूज़ नहीं कर रहे थे। बट अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं यहाँ पे, तो विकास को ये बहुत पसंद है, दूध के साथ वो ले लेते हैं, तो खूब सारे घी में ना ड्राई फ्रूट्स ये सारे भुने जाते हैं, बेसन भुना जाता है। बेसन ऑप्शनल है, पहले तो सिर्फ ड्राई फ्रूट और उसके अंदर मीठा मिला दिया जाता था, दैट्स इट, बट वो बहुत मीठा लगता था, तो हमें ये बेसन वाला जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं इंडिया से इसको लेकर आई थी, मम्मी ने बनाया था, तो मैंने कहा था आप मीठा मत ऐड करना, बिना बात वो वेट ही बढ़ता है उसमें, तो मीठा जो है वो हम अपने हिसाब से वहाँ जाके ऐड कर लेंगे। तो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के और उसको थॉ कर लेती हूँ, लाइक माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म कर लेती हूँ, तो घी मेल्ट हो जाता है और उसके बाद फिर जितनी हमें शुगर चाहिए होती है वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मोस्टली हम लोग ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने डाल दी है। तो ये इस तरह से मीठा ऐड होने के बाद ये हमारा सांदा जो है वो रेडी हो गया। इसको मैं ग्लास जार में भर दूंगी और दूध के साथ जो है वो आप इसको ले लें, 1-2 चम्मच जितना भी आपको पसंद हो। और बहुत ही हेल्दी भी रहता है और न्यू मॉम्स के लिए तो ये बहुत ही सही है। उस टाइम पे हमारे यहाँ ये ज़रूर बनता है और सर्दियों में भी ऑब्वियसली आप इसको खा ही सकते हैं। आपको ये गर्म भी रखता है, साथ ही आपकी जो बोन्स होती हैं उनके लिए भी ये सही रहता है। तो यस, विकास के लिए वो मैंने जार भर के रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एक बनाना केक, लेकिन ये मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। इसके लिए एक मैंने ये ओवर राइप बनाना लिया है, जिसको मैंने फोक से ही मैश कर लिया है। छोटे छोटे से लम्प्स इसके अंदर होने चाहिए। एक दिन पहले भी मैंने माइक्रोवेव केक आपके साथ शेयर किया था, तो उस पर मेरे पास कॉमेंट आया था कि जब माइक्रोवेव में 5 मिनट में केक बन जाता है तो फिर हम ओवन में इतनी देर तक क्यों बनाते हैं। तो अगर आपको केक की लेयरिंग करनी है, उसको कट करना है बीच से, तो फिर आप उसको ओवन में ही बेक करें, क्योंकि माइक्रोवेव वाला जो होता है वो बहुत ही उसको इतना क्लीन नीटली आप उसको कट नहीं कर पाओगे। दोनों के टेक्सचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन अगर आपको डेकोरेट करना है केक तो फिर आप वो ओवन में ही बेक करें। माइक्रोवेव वाला जो है वो उस तरह का नहीं बन पाता है। जब आप खुद बनाएंगे ना तो आपको टेक्सचर का पता लग ही जाएगा। खैर, यहाँ पे रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट मिस ही हो गई थी, तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक बनाना मैंने यहाँ पे लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है। कोई भी ऑर्डरलेस कलरलेस ऑयल आप ले सकते हैं, मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1/4 कप जो है वो मैंने इसके अंदर होल व्हीट फ्लावर ऐड करा है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा लाइक 1/8 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड करा है बेकिंग पाउडर। पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। तो जैसे मग केक हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी की रेसिपी। आप मग के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते थे, बट मेरे पास ये बोल था, इसमें मैंने वो सांदा बनाया था और फिर मुझे जो बनाना है वो भी मैश करना था। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें मैंने मिल्क डाला है। रूम टेम्परेचर का हो तो बहुत बढ़िया है। मैंने तो जल्दी के मारे बस ये फ्रिज में से ही कैन निकाल के और सीधा इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि वही कि मुझे माइक्रोवेव में करना था, अवन में ये नहीं बनाना था। अवन के लिए फिर चीज़ें बहुत आपको ध्यान से करनी पड़ती हैं, लेकिन माइक्रोवेव में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है और फटाफट तैयार हो जाता है। तो ये छोटा सा रैमेकिन बोल है, ये मैंने लिया है और मैं इसको काइंड ऑफ जो
जो चॉकलेट लावा केक होता है ना, कुछ कुछ उस तरह का बनाने वाली हूँ, बट मैंने इसको बनाना फ्लेवर दिया है। तो इस तरह से बोल में इसको डाल दें और बीच में जो है आप इसमें कोई भी ट्रफल चॉकलेट जो भी हो आपके पास आप वो ऐड कर दें। मेरे पास ये थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी अभी कुछ टाइम पहले, और ये कॉस्को की हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं और बिल्कुल चॉकलेट ही होती है। ये मीठी तो खैर ज़बरदस्त है ये। तो ये मैंने बस बीच में एक रख दी है, थोड़ा सा इसको कवर कर दिया है माइक्रोवेव में। अब हम इसको बेक कर लेंगे, नॉर्मल वही सेटिंग जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है कि कुछ टेम्परेचर सेटअप या कन्वेक्शन मोड ऑन करना है, नथिंग। जिसमें आप जो खाना गर्म करते हैं बस वही। और बस 1.5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो टाइम लगाया है इसमें, एंड दैट्स इट। यहाँ पे जो है हमारा केक बनके तैयार हो गया है। और माइक्रोवेव केक जो होता है ना, ये गरम गरम ज़्यादा स्वाद लगता है। नॉर्मल जो बेक किया हुआ केक होता है अवन में, वो तो आप ठंडा करके भी खाएं, लेकिन जो माइक्रोवेव का केक होता है ठंडा होने के बाद च्यूई हो जाता है। तो ये केक आप गरम गरम खाएं। तो कभी भी आपको मग केक खाने का मन हो तो आप इसको बनाएं। तो ये देखिए कितना अच्छा ये केक बना है। और अभी एक बाइट मैंने अद्वी को खिलाई है यहाँ पे, और बीच में जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर आप इसको डीमोल्ड करेंगे ना तो इसके अंदर से वो इस तरह से लावा निकलेगा, बट मैंने इस बोल को कुछ भी ग्रीस वगैरह नहीं किया था तो मैं इसको डीमोल्ड नहीं करी थी, बट ये ऐसे भी बहुत ही बढ़िया है। तो छोटी मोटी भूख के लिए आप ये बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है एंड आई एम श्योर बच्चों को पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारी अद्विका जो है वो अब बताने वाली है कि केक कैसा है। हालांकि एक बाइट वो ऑलरेडी पहले ही खा चुकी है, तो उसको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं। और हाथ उसने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्कूल का जो है वो लोगो है उसकी जर्सी के ऊपर। अच्छा, ये जो एक छोटी सी क्लिप है ये मेरे मायके की है। नवरात्रि में जागरण हुआ था वहाँ पे, तो शक्ति ने थोड़ी सी रिकॉर्ड करके ये भेजी थी कि बुआ जी ऐड कर देना अगर आप चाहो तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ मैं ये शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन हुई थी वहाँ पे, और इतना अच्छा रियल म्यूज़िक तो खैर मैं यहाँ पे डाल नहीं पाई, कॉपीराइट का डर रहता है कहीं आ ना जाए, बट हाँ बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आके तो ये जागरण वगैरह कभी अटेंड हुए ही नहीं, बट हाँ जब इंडिया में थे नवरात्रि के दिनों में बहुत होते थे और बहुत हमने अटेंड करे हैं। पूरी पूरी रात जाग के भजन, सुबह वाली जो 4 बजे वो तारा रानी की कथा होती थी वो, उसमें तो हमेशा ही जाना होता था, वहाँ तो हमेशा ही जाते थे। और अब तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होने लगी है। और ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ये भी मायके की ही है, बट मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप देवबंद की हूँ क्योंकि वहाँ पे पापा की जॉब थी। लेकिन पापा का जो गांव है मुजफ्फरनगर के पास है मीरापुर, तो वहाँ का जो ये मंदिर है ये अभी रिसेंटली हमारी फैमिली ने रेनोवेट कराया है। मेरी जो ताई जी हैं उन्होंने एक बुरे टाइम में बोला था कि सब कुछ सही हो जाए तो इस मंदिर को हम रेनोवेट कराएंगे। तो फाइनली वो दिन आया और बहुत साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो ये जो मंदिर है ये गांव का हमारे, ये अच्छे से रेनोवेट हुआ। ये भी छोटी सी क्लिप मेरे पास आई थी तो सोचा कि चलो ये भी मैं शेयर कर दूँ, ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। अब वापस से आ जाते हैं उसी दिन में। तो यहाँ पे अभी बच्चे जो हैं दोनों शावर लेके ब्लैंकेट के अंदर बैठे हुए हैं और इनकी अपनी ही जो है वो खेल कूद चल रही है। ब्लैंकेट के साथ हाइड एंड सीक इनका चलता रहता है। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं आई थी बाहर थोड़ी सी वॉक करने के लिए। और बाहर एकदम से जब लाइट्स ऑन हुई, हमने टाइमर लगाया हुआ है, तो इतना सुंदर लग रहा था ना बिल्कुल यहाँ का व्यू। तो सोचा कि चलो एक क्लिप और रिकॉर्ड करके थोड़ा सा और शो ऑफ कर देती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कुछ है कि दीपिका बड़ा शो ऑफ कर दियो, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा शो ऑफ मैं कर ही देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। और चंदा मामा भी बहुत प्रिटी लग रहे थे, बट कैमरा में इतना क्लियर आ नहीं पाता है। कोशिश करी मैंने लेने की बट इतना क्लियर था नहीं। इसके बाद जो है वो एक मिरेकल भी हुआ और मैं तो खैर अंदर चली गई थी, सोने का ही टाइम हो रहा था। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि दीपिका फटाफट बाहर आओ, नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही हैं। तो मैंने उसकी एक छोटी सी शॉर्ट भी डाली थी और किसी ने पूछा था कि जो नॉर्दर्न लाइट है उसको अरोरा क्यों बोलते हैं। तो आई थिंक रोमन गॉडेस के नाम पे इन लाइट्स को जो है वो अरोरा बोला जाता है, तो सब अरोरा ही कहते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्दर्न लाइट्स दिखी थी, पिंक, ब्लू
और ग्रीन कैमरा में इतनी अच्छी विजिबल नहीं, फ़ोटोज़ में अच्छी आई हैं, वीडियोज़ में इतनी विजिबिलिटी थी नहीं, इतने क्लियर नहीं आ रहे थे, बट स्टिल मैंने रिकॉर्ड करा, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और बस इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो ढेर सारी मेरी बातों के साथ पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है वो भी शेयर करना ज़रूर।